इस साल अप्रैल में जब पॉलिटिकल हीट और हीट वेव्स दोनों ही अपने चरम पर थे, यूपीएससी एस्पिरेंट्स किसी और चीज के इंतजार में थे। साल 2023 सिविल सर्विसेज एग्जाम का रिजल्ट पब्लिश होना बाकी था। फाइनली 16 अप्रैल को जब ये रिजल्ट आया तो 1016 कैंडिडेट्स ने फाइनली एक साई ऑफ रिलीफ जो है वो दी। इस पीडीएफ में, जिसको यूपीएससी एस्पिरेंट्स होली पीडीएफ भी कहते हैं, 18वें रैंक पर नाम था नोएडा की वर्दा खान का। वैसे तो इस एग्जाम में क्लियर होने वाला हर कैंडिडेट अपने आप में टॉपर ही होता है, लेकिन फिर भी पहले 20-25 जो रैंकर्स होते हैं, इनके कामयाबी की चमक और चर्चा दोनों ही बहुत खूब होती है। एस्पिरेंट्स इनसे स्टडी टिप्स जानना चाहते हैं, मीडिया इनकी इंटरव्यू चाहती है, और बहुत सारे पेरेंट्स इनके कामयाबी में अपने बच्चों के कामयाबी के ख्वाब बुनते हैं। और हम सब नेचुरली इसी एक लार्जर सोसाइटी का पार्ट हैं। और आज इसलिए इस पॉडकास्ट में हमारे साथ में खुद वर्दा खान हैं और इनकी ये सारी जर्नी, ट्रायल्स, चैलेंजेस और अल्टीमेट ट्रायम्फ, इन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। जितना यूनिक इनका नाम है, उतना ही यूनिक इनका प्रोफाइल भी है और इनकी स्टोरी भी। बहुत कुछ आज हमको वर्दा से जानना है, लेकिन इससे पहले कि मैं आज का ये पॉडकास्ट शुरू करूं, let me tell you that this podcast is going to be more about experience and wisdom that Varda gained through this journey of civil services exam. एग्जाम की जो निटी-ग्रिटीज हैं, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें स्टडी टिप्स और स्टडी मटेरियल, इन सब की डिटेल में बात होगी। आज हम लार्जर कॉन्टूर्स के बारे में बात करेंगे। वर्दा, सबसे पहले जब फाइनली रिजल्ट आया 18th रैंक पर आपका नाम था, तो वो फीलिंग क्या थी? ये सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन है, आई नो बहुत सारे लोगों ने आपसे पूछा ही होगा इस पर, लेकिन इफ यू कुड डिस्क्राइब टू अस इन वर्ड्स हाउ यू फेल्ट एट दैट मोमेंट। सर, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि ये मैं बहुत जगह बता चुकी हूँ, लेकिन आई थिंक वो मेरी लाइफ का इतना मेमोरेबल मोमेंट है कि आई रिमेंबर इट सो विविडली, और शायद मैं हमेशा याद रखूँगी। So, like every other aspirant, there were murmurs and rumors going around in Telegram groups कि आज आने वाला है या कल आने वाला है। So, पहले हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि 15th को आएगा, but then of course 15th को नहीं आया, तो 16th was the most probable date. So, I was just glued to my phone since morning कि कब आएगा, और किसी और के देखने से पहले मैं खुद देखना चाहती थी। So, like every other aspirant, I don't know लोग इससे रिलेट करेंगे या नहीं, but मेरा ये मानना है कि जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी, तो मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि फर्स्ट पेज ऑफ पीडीएफ में ही मैं अपना नाम देख लूँ। और आई थिंक इसी वजह से मैं कभी ओवरवेल्म नहीं हुई बिगर पिक्चर से। आई ओनली वर्क टुवर्ड्स माई इमीडिएट टारगेट्स। लेकिन क्वाइट इंटरेस्टिंगली, जब मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट होना था, तब किसी वजह से आई वॉज नॉट क्लोज टू माई फोन, एंड व्हेन आई केम बैक इट वॉज फ्लडेड विद मैसेजेस एंड कॉल्स, जिसमें मेरे वेल विशर्स और मेरे दोस्तों का सिर्फ यही मैसेज था, ऑल इंडिया रैंक 18। Wow. And I just couldn't believe my eyes, despite everybody saying the same. Then I opened the PDF and found my name in the very first list. So of course it was a very emotional moment, and I burst into tears, not because years of hard work had finally borne fruit, but because there was a sense of relief कि हाँ, जो एक बहुत grueling cycle हो सकता है, emotionally, psychologically, physically also for some people, that has come to an end for me. So of course there was a sigh of relief, and then there was a sense of accomplishment that came to me. अच्छा, मुझे बताइए कितना वक्त लगा आपको ये फाइनली सिंक इन करने के लिए दैट ओके दिस इज डन डस्टेड विद AIR 18? सर, अगर मैं रिजल्ट के दिन की ही बात करूं तो रिजल्ट से पहले मुझे एंजाइटी की वजह से नींद नहीं आ रही थी, बट ऑन 16th नाइट मुझे खुशी की वजह से नहीं आ रही थी, बिकॉज आई जस्ट कुडंट बिलीव दैट आई हैव फाउंड माई सेल्फ इन द टॉप 20। तो आई थिंक अभी भी इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 3 वीक्स, और अब जाके आई वुड से कि मैं ये प्रोसेस कर पाई हूँ, दैट आई हैव फाइनली मेड इट एंड आई हैव नॉट जस्ट क्लियर्ड इट। दिस इज समथिंग दैट अ वेरी क्लोज फ्रेंड एंड सीनियर टू मी सेड टू मी, दैट यू हैव नॉट जस्ट क्लियर्ड इट, यू हैव नेल्ड इट, यू हैव एज्ड इट। तो वो एक फीलिंग आई थिंक अब जाके सिंक इन हुई है। लेकिन और ये भी रियलाइज़ हुआ है कि जो मेरी जर्नी में डिफरेंट लोग रहे हैं और डिफरेंट रिसोर्सेज, वो इन सब का कल्मिनेशन था, एक बहुत ही खूबसूरत सा एंड जिसे कहते हैं वो था। तो अब आई थिंक आई एम एबल टू प्रोसेस द फीलिंग।
Great, great. Varda, आपका नाम बड़ा यूनिक है. I'm quite familiar with Perso-Arabic names, but then this was new to me also, and I'm inquisitive to know what it means. If you could just tell us that. Yes, sir. My name is quite interesting in the sense that I also have not come across people जिनका ये नाम होता है और ये नाम मेरे father ने मेरा रखा था. So he had chosen this name. He loved this name even before I was born. And he had this in mind कि मेरी बेटी होगी, so I would name her Varda, and because it means red rose in Arabic. So he felt that my daughter will be so beautiful and she will spread so much fragrance and goodness around that I will name her on the name of a rose. Varda. Yeah. Wow, that is so beautifully put. And मुझे इस वक्त वो साहिर लुधियानवी साहब का एक शेर याद आ रहा है. We'll take liberty from you to recite Sure, that couplet. साहिर लुधियानवी ये लिखते हैं, हजार बर्ग गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं. So finally, poetically almost, it is like you have blossomed, you're radiating and glowing, and you're spreading fragrance with your success. It has all come to a very, very beautiful, as you say, आपकी जिंदगी का एक बहुत खूबसूरत मोड़ है ये. But obviously ये यहाँ तक पहुँचने में एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए हम पहले जानना चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से हैं, आपने स्कूलिंग क्या किया, आपका ग्रेजुएशन क्या था, थोड़ा सा आपके फैमिली के बारे में ज़रूर बताइए हमें. मैं मेरी नेटिव जगह जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वेयर आई वॉज बॉर्न ब्रॉट अप, और जहाँ पे मेरी पूरी स्कूलिंग हुई वो प्रयागराज है. इट इज़ द होली प्लेस, द संगम सिटी इट इज़ फेमसली कॉल्ड, एंड इट ऑल्सो हैज़ अ वेरी यूनिक एस्पेक्ट्स टू इट एज अ प्लेस. We have a lot of learned freedom fighters, some of India's finest prime ministers, politicians, and even civil servants. It used to be called as the hub of civil servants at some point of time, and it has finest of the judges. So there is an aura around the place कि जहाँ पे knowledge celebrate करी जाती है. तो वहाँ से ही मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग कंप्लीट करी 12th तक. इनिशियली आई वाज इन अ कॉन्वेंट स्कूल, सेंट मेरीज कॉन्वेंट, एंड +2 in केंद्रीय विद्यालय. Because my mother was also employed as a mathematics teacher there. Thereafter, sir, I pursued my bachelor's in commerce with honors from SGTB Khalsa College, University of Delhi. और वो 3 साल मेरे लिए सिर्फ एक एकेडमिक लर्निंग के लिए नहीं, बट ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मैं बहुत क्रेडिट दूंगी पूरे ओवरऑल DU सर्कल को. द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, द डाइवर्स कोहॉर्ट दैट आई स्टडीड विद, और मुझे जो एक एक्सपोजर मिला इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, debating and editorial board. I was a part of the editorial board also. So that has really shaped me as a person that I am today. और उसके बाद I enjoyed my college life to the fullest. So I wouldn't say कि तब से ही मेरा ये ड्रीम था या कोई चाइल्डहुड ड्रीम था. तो जैसे हर एक बच्चा थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है, हम एक डिफरेंट पर्सन होते हैं जब हम कॉलेज एंटर करते हैं, एंड वी आर अ डिफरेंट पर्सन व्हेन वी एग्जिट द कॉलेज. So everyone is just trying to find their own calling. Right. So similarly, मेरा जब कैंपस प्लेसमेंट हुआ तो दूसरों की तरह मैंने भी I bought some time for myself. तो मैंने कुछ वक्त उधार लिया सोचने के लिए कि what I want from life. Right. And during I worked as an audit analyst in KPMG Global for 8 months. And during the stint of those 8 months, it struck me that maybe I'm built for something else. Something else. I'll come to that. But before that, जब आपका रिजल्ट आया और मैं टीवी पर और बाकी मीडिया पर मैं देख रहा था, तो your mother was there with you, and she has been a pillar of strength, as I understand from our several conversations. तो आप आपकी मम्मी के रोल के बारे में क्या कहेंगे, and more importantly, जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, not just civil services but also numerous other exams, what sort of role should they play? आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? So firstly, like you rightly pointed out, that she has been the strongest pillar of support. In the sense कि उन्होंने मुझे बहुत freedom दी हमेशा throughout my academic life and career, that I am open to exploring anything that I want. तो किसी भी तरीके का उन्होंने मेरे पे प्रेशर नहीं डाला कि तुम साइंस स्ट्रीम लो या तुम ये प्रोफेशन में जाओ, जो कि हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में ऑफन पेरेंट्स ट्राई टू डू. इस फ्रीडम देने के अलावा सर मैं ये कहूँगी कि जब मैंने ये चैलेंजिंग एग्ज़ाम का भी डिसीजन लिया, कपल ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इन फैमिलीज कि वो कहते हैं कि चलो तुम्हारे पास, स्पेशली लड़कियों के पास इतने साल का वक्त है कि तब तक तुम ट्राई कर लो, उसके बाद यू हैव टू गेट मैरिड और डू एनी अदर थिंग, बट वी कैन नॉट अलाउ यू मोर टाइम देन दिस. तो उस तरीके का प्रेशर मेरी मदर के साइड से नहीं था. इनफैक्ट मुझे याद है जब मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी अपने इस रिजल्ट को लेकर के,
तो मैंने एक पॉइंट के बाद हिम्मत हारी थी कि शायद मेरे अंदर इतनी करेज नहीं बची कि मैं कंटिन्यूएशन में फिर से अटेम्प्ट दे पाऊँ इफ़ आई डोंट मेक इट इन 2023. बट इट वॉज माई मदर हु सेड नो, आई वॉन्ट यू टू गिव वन मोर अटेम्प्ट इफ़ यू डोंट मेक इट दिस टाइम. तो सर इस जो ओवरऑल मुझे मेरी मदर से सपोर्ट मिला है, उससे मैं ये मैसेज भी पेरेंट्स को देना चाहूँगी कि लेट योर चिल्ड्रन मेक द चॉइसेस दे वांट एंड ओन दोज चॉइसेस. उन्हें भी अलाउ करें और खुद भी डिफेंड करें उन चॉइसेस को, इवन इफ द सोसाइटी क्वेश्चंस यू. क्योंकि जब हमारे पेरेंट्स का हम पे भरोसा होता है तब आई थिंक वी कैन कॉन्कर एनी हर्डल. वेरी वेल पुट, वेरी वेल पुट. सो स्टूडेंट्स जो ये देख रहे हैं, पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये एक बड़ा ही अच्छा मैसेज वर्दा ने दिया है दैट एवरी child, you know, must have that freedom to figure out for himself or herself as to what he wants to do, she wants to do in life. Find that calling, and it will take some time. For some it comes earlier, for some it may take a little more time. So they should be given that latitude, and parents must stand behind the choices that their children make. That's a very well put message. Varda, since your school and college days, you were very active in extracurricular activities, and having gone through your DAF multiple times, you were there at Model United Nations, and then many other things that you were doing. Yes. How do you think these kind of activities help to shape your persona that enabled you to crack this exam? Yes, sir. So one activity that I've enjoyed since my school time has been public speaking. So during my school days also, I was always eager to maybe become the narrator of a play or to do debates of different kinds. And this naturally followed in college also. तो जब मैं कॉलेज गई, एक नई तरीके के फॉर्मेट में मुझे पब्लिक स्पीकिंग करने का मौका मिला, एंड दैट वाज अ मॉडल यूनाइटेड नेशन. सो इट्स अ सिमुलेशन ऑफ द यूएन कॉन्फ्रेंसेस. और मैं ये भी कहूँगी कि वहाँ से मुझे एक स्टार्ट मिली नॉलेज गेन करने की जियो पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी में, and which eventually shaped my interest in IFS as a career option. तो दो स्किल्स जो मैं कहूँगी कि नॉट जस्ट इन सिविल सर्विसेज बट अक्रॉस करियर्स बहुत एसेंशियल होते हैं. एक तो होता है कि बीइंग कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू स्पीक एंड आर्टिकुलेट इन योर ओपिनियन, और दूसरा होता है क्रिएटिव एक्सप्रेशन थ्रू राइटिंग. बिकॉज बोथ स्पीकिंग, इफ यू आर एबल टू स्पीक वेल, बोथ ऑफ दीज आर की टू कम्युनिकेशन. तो उसको रिफाइन करने का मौका मुझे एडिटोरियल बोर्ड में, आई वॉज द सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ द एडिटोरियल बोर्ड ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ माई कॉलेज, जहाँ पे हमारी बाय मंथली मैगजीन्स, एनुअल मैगजीन्स आती थी, और उसमें मैं आर्टिकल्स लिखती थी जियो इकोनॉमिक इशूज़ पे. तो वहाँ से मैं कहूँगी कि एक प्रिकर्सर था वो मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का, और चीज़ों को समझने का, मल्टी डायमेंशनल व्यू से एक किसी इशू को समझने का. तो आई थिंक ये कुछ ऐसे स्किल्स थे सर जो मैंने पिकअप किए, एंड दैट इवेंचुअली हेल्प्ड मी क्लियर दिस एग्जाम. Exactly. These kind of activities can shape, your critical thinking skills, Yes. whether you're able to look at things objectively, form an opinion, and then argue it in a very cogent manner. So those were ingrained from your college times. Awesome. And then after college, you go to one of the big four, as they say in auditing and accounting world, a very well-known company, KPMG. But then आपका ज़्यादा दिल वहाँ लगा नहीं. So what were the learnings, and then what sparked the desire to go from going up the corporate ladder to becoming a bureaucrat? Sir, I would say that it was a very necessary experience that I needed in my life to figure out what I want from life. So basically मैं ये चाहती थी कि अब जो 3 साल मैंने पढ़ा है उसका एक प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में मुझे एक्सपोजर मिले, एंड नेचुरली द ऑडिट फाइनेंस डोमेन फॉलोड वहाँ से, कॉलेज से ही. तो उसमें आई वुड से कि ये मैंने पहले भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करा हुआ है कि जब मैं आई यूज टू डील विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, एनालिसिस ऑफ रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड ऑल, बट एट द एंड ऑफ द डे वो एक वॉइड रहता था कि व्हाट चेंज डिड आई मेक, मतलब मेरा क्या रोल रहा. मैं ये नहीं कहूँगी कि वो एक एसेंशियल फंक्शन नहीं है किसी भी इकोनॉमी का. ऑफ कोर्स एवरी जॉब हैज़ अ यूटिलिटी फॉर द इकोनॉमी. इट्स जस्ट दैट सम पीपल आर एबल टू फाइंड देयर सेटिस्फैक्शन इन इट, और कुछ को लगता है कि कुछ को सेंस ऑफ पर्पस नहीं प्रोवाइड करता है. तो जब एट द एंड ऑफ द डे मेरे वर्किंग आवर्स ख़त्म हो जाते थे तो मुझे एक खालीपन महसूस होता था. मुझे लगता था कि मैंने तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, ना अपनी सोसाइटी के टुवर्ड्स और ना लोगों की लाइफ में डायरेक्टली इम्पैक्ट मैंने क्रिएट किया. तो और तो ये मैं कहूँगी कि एक तरीके से ये स्पार्क था, वो चीज़ जो वॉइड क्रिएट होता था टुवर्ड्स अ मीनिंगफुल करियर अपॉर्चुनिटी फॉर माई सेल्फ. आई वुडंट से कि बिग 4 का करियर मीनिंगफुल नहीं है, बट ऑफकोर्स वो मुझे मीनिंग नहीं प्रोवाइड कर रहा था. जिस तरीके की मेरी पर्सनैलिटी मैं चाह रही थी डेवलप करना, वो वहाँ पे नहीं मिल रहा था. सर इसके अलावा जैसे आपने पूछा कि मुझे वहाँ से बहुत सारी लर्निंग्स भी मिली, इन द सेंस कि
एक ऑल पीपल हु हैव वर्कड देयर और आर अवेयर, उन्हें पता होगा कि बिजी सीजन होता है, विच इज व्हेन क्लोजर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, Right. एंड व्हेन वर्किंग आवर्स स्ट्रेच अलॉट. तो तब इट रियली टेक्स अ टोल ऑन बोथ योर साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल. So how long typically would a day look like? So then I think it would start early. मतलब जब there were lean periods also जब हम late log in करते थे, maybe by 10-11, but busy season में you have to be on 9 and sometimes late night तक 12 to 14 hours. Sometimes you're constantly working on the laptop and you cannot just take a break or a breather बीच में कि कहीं call आ जाएगी या client call हो जाएगा, something like that. तो उससे मैंने ये भी सीखा कि लाइफ में ऐसे भी चैलेंजेस आएंगे. सिविल सर्वेंट की लाइफ ऑल्सो इज नॉट लाइक कि फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं. तो हाउ एंड स्पेशली व्हेन वी आर आउट ऑफ कॉलेज, तो हम एक बहुत मस्ती के मूड से आ रहे होते हैं क्योंकि कॉलेज में क्लासेस बहुत कम होती हैं या बंक करी या इतना सीरियसनेस नहीं होता है उतना. तो इतने घंटे स्ट्रेच करके काम करना विद फोकस, और ये मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज की पढ़ाई में भी इसकी यूटिलिटी कि आई वॉज एबल टू सिट माई सेल्फ डाउन फॉर अ कपल ऑफ आवर्स. उसके अलावा मैं ये कहूँगी सर कि अ लॉट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स एंड कोऑर्डिनेटिंग विद मल्टीपल पीपल फॉर अ प्रोजेक्ट. तो इस तरीके के कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो आपको एक करियर अपॉर्चुनिटी से, एक अच्छी कंपनी के एक्सपोजर से मिलते हैं, and that they help you for life in any domain. And before this, you had not given a serious thought to civil services ever. No, sir, not at all. So this is where you thought about Yes, it. sir. Great. Our country would have missed a great foreign service officer had you not, done that. So once you made that transition, you decided that you want to go for civil services. So what was your strategy like in those initial days? And then looking back, जो आपने उस पीरियड में काम किया, उसको आप वापस जब मुड़ के देखते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कुड हैव बीन डन डिफरेंटली और बेटर? सर जब मैंने डिसाइड किया तो इनिशियली इतना मैं श्योर नहीं थी कि मैं जॉब छोड़ दूंगी. आई इनिशियली ट्राई टू मैनेज बोथ द थिंग्स. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, और जो मैं हमेशा स्ट्रेस भी करती हूँ कि मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग की एक हैबिट, रेगुलर हैबिट डाली कि एटलीस्ट मुझे पता चले कि क्या हो रहा है, सो दैट आई कि मैं जंप ना करूँ बुक्स पे एकदम से, और मुझे पहले से भी थोड़ी अवेयरनेस रहे. उसके अलावा मुझे याद पड़ता है कि मैंने स्पेक्ट्रम इज अ फेमस बुक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, उसकी मैंने PDF डाउनलोड कर ली थी. क्योंकि स्कूल डेज में भी मुझे हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता था. तो इतने सालों बाद मैं उठा रही थी और मुझे पता था कि चलो प्रिपेयर करना है, तो क्यों ना हिस्ट्री से स्टार्ट किया जाए. तो मैं व्हेन एंटायर डेज वर्क आई वाज डन विद द वर्क, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी और स्पेक्ट्रम रीड करती थी. तो सर ये मेरा इनिशियल डेज में रहा, और क्योंकि मेरा डिसाइडेड था, मैंने सोचा था कि कुछ ऐसा नहीं करना है कि बाद में रिग्रेट ना हो कि काश ये पहले स्टार्ट कर लिया होता. तो आई हैड दिस क्लियर इन माइंड कि मैं GS फाउंडेशन आई वुड टेक अ कोचिंग एंड मैं लेक्चर्स अटेंड करूँगी प्रॉपर, चाहे मुझे बेसिक नॉलेज पता ही क्यों ना हो पहले से. तो सर मैंने मेरे एनरोल होने से पहले ही न्यूज़पेपर एंड NCERTs मैंने अपने लेवल पे स्टार्ट कर दी थी. ओके. या क्योंकि हम इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर आपका इंस्टीट्यूट आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं या खुद से भी पढ़ रहे हैं, कि वो आपको पढ़ाएं ना पढ़ाएं, बट दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू बाय योर ओन सेल्फ. You don't have to depend on others for reading the basic books. And NCERTs are written in such simple language, in a very lucid manner. तो वो मैंने खुद से, आई थिंक ओन इनिशिएटिव था वो मेरा. तो नाउ व्हेन आई लुक बैक सर, जैसे मैंने पहले ही कहा कि मैं कुछ ऐसा मिस नहीं करना चाहती थी कि बाद में मुझे रिग्रेट्स हों कि काश ये पहले शुरू कर लिया होता. तो नाउ आई फील गुड अबाउट इट कि मैंने जो नेसेसरी प्री रिक्विजिट्स थे उससे मैंने स्टार्ट कर दिया. Great. So it so happened that you made the right choices in your initial journey itself. और ये हम बच्चों से कहते रहते हैं that you need to read the newspaper. Of course, there will be supplementary material for you to prepare from, but then articles, editorials, this you have to do it by yourself. क्योंकि जब आप ये काम नहीं करते हैं और मेंस की जब आंसर राइटिंग की बारी आती है, you just lack that depth of expression. Unless you grapple with editorials, your analysis, your articulation is not going to improve. So it is a necessary sine qua non to actually give time for preparing newspapers, and of course NCERTs are the building blocks. So Vardha, आपने इस तरीके से तैयारी करके first attempt दिया, and for some reason you could not make it in the prelims. So again, looking back, what were the flaws in your prelims preparation? Any suggestion that you would like to give to students how to go about their prelims? सर डिस्पाइट द फैक्ट कि हम कितना भी कॉशियस हो जाएं, एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी तो कोई भी नहीं बना पाता है, स्पेशली व्हेन यू आर न्यू टू द डोमेन. और ये मैं इसलिए भी कहूँगी कि मैं नहीं बना पाई बिकॉज बैक देन आई डिडंट न्यू, मतलब मुझे इतने लोगों को मैं नहीं जानती थी जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में थे या जो मुझे गाइड करते.
सो आई वॉज ऑल ऑन माई ओन। तो जो कमियां रह गई थी वो जो मैंने अपने सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट में कमी पूरी करी। सबसे पहले तो मैंने सीसैट को बहुत इग्नोर किया था। इट वाज जस्ट मे बी अ मंथ और 2 months बिफोर माय प्रीलिम्स कि मैंने सीसैट के पीवाईक्यूज देखना शुरू करे थे। एंड सीसैट इज़ नॉट समथिंग कि आप सिर्फ पेपर देख के, स्पेशली गिवन हाउ द लेवल इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर, सो इट्स नो लॉन्गर अ पेपर जहाँ पे आप बस पीवाईक्यू उठा लेंगे 1 महीना पहले एंड यू कैन एस इट। यू रिक्वायर प्रैक्टिस फॉर इट। और सर दूसरा मैं ये कहूँगी कि मैंने जो अपने ऑप्शनल के नोट मेकिंग अच्छे से नहीं करी थी। तो और इसीलिए आई ऑल्सो कॉल इट अ गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी। जो मेरा फर्स्ट फेलियर था वो एक गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी भी थी। क्योंकि अगर मैं प्रीलिम्स क्लियर कर लेती आई वुड हैव फेल्ड मेंस। क्योंकि मेरी ऑप्शनल की बिल्कुल हे वायर, इट वाज ऑल हे वायर, कोई तैयारी नहीं थी अच्छे से। मैंने मल्टीपल सोर्सेज में रेफर कर रही थी और सॉरी मल्टीपल नहीं करी थी, मैं सिंगल सोर्स पे स्टिक थी और एक ही बुक से मुझे लगता था इससे इनफ हो जाएगा। आई स्विच टू मोर पर्सपेक्टिव्स इन माय सेकंड अटेम्प्ट। और मैंने नोट्स बनाए ही नहीं थे अपने ऑप्शनल के फर्स्ट अटेम्प्ट में। मुझे लगा कि आई विल डू दिस बुक कवर टू कवर और इसी में अंडरलाइन कर लूंगी, मुझे याद रहेगा। नॉट नोइंग कि एग्जाम से पहले इट इज डिफिकल्ट टू रिवाइज एन एंटायर बुक, स्पेशली फॉर अ पेपर दैट हैज अ 500 मार्क्स वेटेज एंड दैट कैन पोटेंशियली ड्राइव यू आउट ऑफ द लिस्ट। तो वो जो कुछ कमियां थी वो मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में, सबसे पहले मैंने उसी से शुरू किया उन कमियों को पूरा करने से, कि जब पहले अटेम्प्ट का फेलियर का रिजल्ट आ गया मैंने अपने नोट्स बनाने शुरू किया और बाकी के नोट्स कंसोलिडेट करने शुरू किए। एंड इन फैक्ट एट यूनिक एकेडमी तुकाराम जाधव सर एंड ऑल अदर सीनियर फैकल्टीज हम ये इंसिस्ट करते हैं कि अनलेस यू आर thoroughly prepared with means, there's hardly any point in going ahead and appearing for the prelims examination. Yes. नंबर वन, एज यू सेड, आप उस साइकिल में फंस सकते हैं, प्रीलिम्स मेंस बिकॉज टाइम उसके बाद में कम होगा। एंड सेकेंडली दैट मैच्योरिटी that comes when you are thoroughly prepared with mains, that helps you in prelims also. So that is often lacking, and then that worked out very well for you. Okay, so second attempt mein jab aap aa gaye and then prelims you cracked it and you went for mains. Let me tell the students that across board sabhi subjects mein aapke scores bahut अच्छे हैं। बहुत दफा ये होता है कि you are leaning towards one of the pillar and then you are able to compensate low scores elsewhere, but across board, whether it is essay, whether it is GS paper 4 optional, interview also, you've scored very well. So let's briefly talk about these subjects so that students can have some idea as to how you went about it. So starting with the essay paper, तो essay की तैयारी जो है वो of course we were constantly in touch about that. तो आपने किस तरीके से उसको किया and what you would suggest to the students? सो ऐसे का भी मैं ये कहूँगी कि ऑफ कोर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आई वाज ऑल अबाउट बेसिक बुक्स एंड ऑल, तो तब तो मैंने सोचा भी नहीं था ऐसे इसका। एंड आई हैड दिस स्लाइट कॉन्फिडेंस ऑल्सो, आई वुडेंट कॉल इट ओवर कॉन्फिडेंस बट स्लाइट कॉन्फिडेंस कि मैं एडिटोरियल्स वगैरह लिखती रही हूँ कॉलेज डेज में, तो आई वुड बी एबल टू एक्सप्लेन वेल, और मतलब मैं ठीक ठाक एसेज लिख लूँगी। बट मुझे याद पड़ता है कि जब सेकेंड अटेम्प्ट में अब जब प्रीलिम्स हो गया है, अब मेंस की तैयारी करनी शुरू करनी है, तब मैंने जब अपना पहला ऐसे लिखा, and this is something that Anudeep Durishetty sir also I think has said, he has been Air 1 in 1 year, कि your first essay and your first answer will be the worst. और वही हुआ मेरा पहला ऐसे, आई डोंट इवन लुक एट इट एनी मोर, कि मुझे इतना एम्बैरेसिंग फील होता है उसे देख करके। तो जब मैंने एक दो वैसे एसेज लिखे और मैंने अपने आई सर्कुलेटेड देम अमंगस्ट अ कपल ऑफ फ्रेंड्स हु वर इन द साइकिल, तो naturally they said कि तुम्हारे पास कंटेंट की कमी नहीं है, बट यू डोंट नो हाउ टू स्ट्रक्चर योर एसे वेल। एंड अगेन आई वुड कॉल इट गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी सर, कि उन्होंने आपको भेजा टू गाइड मी फॉर दिस पेपर दैट इज ट्रूली अ गेम चेंजर। एंड मेन प्रॉब्लम मुझे जो थैंकफुली मैंने आइडेंटिफाई कर ली थी स्ट्रक्चरिंग की, वो मैंने आपके कोर्स के थ्रू व्हेन आई एनरोल्ड फॉर द एसे क्रैश कोर्स, अपने आइडियाज़ को कैसे लॉजिकल मैनर में, जैसा कि यूपीएससी नोटिफिकेशन भी कहता है दैट यू हैव टू रिमेन क्लोज टू द टॉपिक एंड प्रेजेंट योर आइडियाज़ इन एन ऑर्डरली मैनर, तो वो करना मैंने सीखा। और इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या था, जब मैं ये मास्टर करना सीख रही थी स्किल को, कि हम पीवाईक्यूज़ पे ही ऐसे लिखते थे। तो जब हम पीवाईक्यूज पे ऐसे लिखते हैं तो हम ये समझते हैं कि यूपीएससी की हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे उन फिलोसॉफिकल टॉपिक्स को। अदरवाइज व्हेन वी लुक एट दोज टॉपिक्स ऑन आवर ओन, दे सीम सो डॉन्टिंग टू अस कि हम तो कोई शेक्सपियर नहीं है, या वी आर नॉट अ वेरी बिग थिंकर कि हम वहाँ जाके कुछ एक्सप्रेस कर पाएंगे। बट द थिंग इज, वो सिंपल वर्च्यूज हैं वो जो टॉपिक्स हैं, एंड वी जस्ट हैव टू ब्रिंग आउट द हिडन विजडम सर दैट you famously call. So I have picked a lot of terminologies from you, the thesis statement, the hidden wisdom, keywords, disaggregating the topic, and यही मैं कहूँगी पिलर्स हैं
सबसे पहले समझने का कि कैसे ऐसे लिखा जाता है, तो इससे आपका स्ट्रक्चरल पार्ट विल बी टेकन केयर ऑफ। बाकी कंटेंट की आई थिंक नोबडी नीड्स टू वरी अबाउट कंटेंट बिकॉज इट इज़ नथिंग बट अ कंपेंडियम ऑफ योर GS नॉलेज। एग्जैक्टली। उसके अलावा बस देर आर सर्टेन चेरीज ऑन द केक। वो चेरीज ऑन द केक होते हैं आपका एनेक्डोटल इंट्रोडक्शन, आपके कोटेशंस दैट यू यूज इन बिटवीन। एंड उसके लिए भी आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर कि जैसे मुझे पहले पता नहीं था कि इवन इफ आई हैड नोन अ पर्टिकुलर एनेक्डोट कि कैसे उसे यूज करना है, सो यू टॉट अस कि कैसे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, देन हाउ वी क्लोज द लूप, दैट इज अनदर टर्मिनोलॉजी दैट आई पिक फ्रॉम यू, हाउ वी क्लोज द लूप ऑफ द एनेक्डोट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एसे। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग मैं इंसाइट शेयर करना चाहूँगी कि हम प्रीवियस ईयर के जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि कोटेशंस हैं, वी कैन यूज इट इन सब्सिक्वेंट ईयर्स आल्सो इन बिटवीन आवर एसेज। एग्जैक्टली। और दिस इज व्हाट आई डिड दिस ईयर आल्सो, आई रिमेंबर, क्योंकि आपने हमें एक टॉपिक प्रैक्टिस कराया था दैट हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वन बाय साइंटिफिक मैन ओवर रोमांटिक मैन। और जो सेक्शन ए का टॉपिक मैंने चूज किया था दैट वाज विजनरी थिंकिंग इज एट द क्रॉसरोड्स ऑफ इंट्यूजन एंड लॉजिक। तो जो हम बोथ साइड्स देखते हैं कि कहीं पे इंट्यूजन ओवर पावर कर रहा है, कहीं पे लॉजिक, तो हम इस टॉपिक को भी यूज कर सकते हैं PYQ के, एंड दैट इज व्हाट आई डिड। In fact, there are many topics, there is so much of repetition actually in UPSC if you have the eye to see it. Yes, sir. Globalism versus nationalism, ये UPSC ने इससे पहले टॉपिक पूछा हुआ है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट वाले टॉपिक्स जो है ऐसे में बहुत दफा आते हैं। If you have that basic structure in your mind, so you just need to mold your content actually around Yes. that. So and you did that exceptionally well, and needless to say, you scored very well in essay also this year. Apart from essay, your score in ethics is also very handsome, 130 odd, if I remember correctly. So, what was your secret sauce for scoring well in ethics paper? Of course, they both are quite they have a symbiotic sort of a relation. So, scoring well in one helps you in the other also. So, how did you go about it? So like you said कि symbiotic relationship है इस और इसके अलावा मैं ये भी कहूँगी that when we start with mains preparation, यही कुछ 2-3 पेपर्स होते हैं, दे एक्ट एज द गेम चेंजर्स, बिकॉज जो हमारे GS के बाकी के सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें एक रेंज में ही मार्क्स होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है अक्रॉस रैंक होल्डर्स इवन इफ वी सी GS 1, 2, 3 में। बट जो स्कोर्स आपके डिटर्मिन करते हैं आपकी रैंक, वो होते हैं एसे, एथिक्स, योर ऑप्शनल एंड ऑफ कोर्स योर PT आफ्टरवर्ड्स। तो मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा। और इसीलिए जब मैंने अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मैंने एथिक्स से सबसे पहले मैंने सारे GS पेपर्स में एथिक्स उठाया। मेरे जो ऑलरेडी लेक्चर नोट्स थे वो मैंने कंसोलिडेट किए, मैंने उसमें वैल्यू एडिशन किया टॉपर की कॉपीज से, श्रुति शर्मा मैम हु वाज एयर 1 एंड गुंजिता अग्रवाल मैम एयर 26 इन 2022। तो उनकी टेलीग्राम चैनल पे मुझे उनके नोट्स मिले जहाँ से मैंने यूनिक पॉइंट्स जो मेरे पास नहीं थे और अच्छे एग्जाम्पल्स, स्पेशली पब्लिक सर्वेंट्स के एग्जाम्पल्स पिकअप किए जिन्हें हम किसी वर्च्यू से रिलेट कर सकते हैं, सो दैट व्हेन वी आर रिमाइंडेड ऑफ लेट अस से डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, वी आर रिमाइंडेड ऑफ अ सिविल सर्वेंट हु, जैसे मुझे याद आता है कि मैं सौम्या शर्मा मैम को ज़रूर कोट करती थी उसमें, हाउ शी हैंडल्ड हर कोविड ड्यूटीज राइट आफ्टर हर मैटर्निटी लीव। तो या कहीं पे हम डेवलपमेंट वर्सेस इकोलॉजी की बात करते हैं तो कुछ ऐसे सिविल सर्वेंट्स का नाम आता है हु हैव स्ट्रक अ गुड बैलेंस बिटवीन बोथ इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में पोस्ट होते हुए भी। तो हम ऐसे एग्जाम्पल्स तैयार कर सकते हैं सारे सिलेबस हेड्स के। एंड देन PYQ सर, आई वुड से PYQ तो ऑलरेडी एक ट्रेजर होता है सारे पेपर्स के लिए, बट स्पेशली फॉर एथिक्स बिकॉज दे आर डायरेक्टली मैपेबल फ्रॉम द सिलेबस हेड्स। तो हम पहले एथिक्स के सारे PYQs करें, सेक्शन A के जितने भी क्वेश्चंस हैं, और फिर केस स्टडीज़ का सर मेरा एक अलग अप्रोच था केस स्टडीज़ का, एंड आई बिलीव सेक्शन A सेक्शन B दोनों का ही अलग अप्रोच रखना चाहिए। Having said that, a lot of people stress one over the other, which is not right according to me. जैसे क्या होता है कि केस स्टडीज़ में of course needless to say everybody will go for an ethical course of action. तो वहाँ पे there wouldn't be much difference across toppers. Difference आप create कर सकते हैं सेक्शन A में। Moreover, section A पहले चेक होगा, first impression is the last impression as they say. So you have already left an impression on the examiner then and there itself. और मुझे ये भी लगता है कि सेक्शन A आपको बहुत स्कोप देता है टू बी क्रिएटिव, टू बी इमेजिनेटिव, जो कि केस स्टडीज में इतने नहीं होते। सो केस स्टडीज में आई थिंक अ मोर मैकेनिकल अप्रोच वुड वर्क, कि हम एनालाइज करें कुछ पास्ट 7-8 ईयर्स की केस स्टडीज विच आई डिड, एंड वील ऑल्सो आइडेंटिफाई रेकरिंग थीम इन देम, कि या तो वो आएंगी डेवलपमेंट वर्सेस इकोलॉजी से, या करप्शन से, जेंडर इनजस्टिस से, ट्राइबल राइट्स से, चाइल्ड सोशलाइजेशन से,
ये कुछ इंटरनेशनल एथिक्स है आपकी, तो ये कुछ रेकरिंग थीम्स हैं जिनके आप फ्रेमवर्क्स बना लें कि अगर इस टॉपिक से आएगा, दिस इज हाउ आई विल इंट्रोड्यूस, दीज आर द जस्टिफिकेशंस आई विल गिव, और वो जस्टिफिकेशंस आपकी फिलोसोफर्स के थॉट्स ही होते हैं जो हमारे सेक्शन 1 से आपने लिए होते हैं, प्रिपेयर किए हैं। तो आप अपने सेक्शन 1 की नॉलेज को यूज करते हुए और पीवाईक्यू एनालिसिस से रेकरिंग थीम्स बना करके फ्रेमवर्क्स प्रिपेयर कर लें उन थीम्स के स्टडीज के लिए, एंड दे कैन बी फिट एनीवेयर, चाहे जो सी भी इंसिडेंट आ जाए, जस्ट बिकॉज यू नो द थीम एंड यू नो द कॉमन इश्यूज जो एथिकल कंसर्न्स होंगे, so you'll be good to go for case studies there. For that section Yes. also. Awesome. So let's briefly talk about sociology also. Yes. You scored 288 thereabout. 286, sir. 286, which Yes. is a very handsome score for that subject this year. Thanks. And incidentally, if I remember correctly, today is the birth anniversary of Karl Marx also. Yes. So it's pertinent that we talk a bit about sociology. So why sociology? That is the first thing that intrigues me. Given that you were at Model United Nations, IFS is your first choice. Logically, it would have been political science as your option. Then why did sociology draw you? That is first thing that we will talk about. And then after that, a bit of how to go about preparation with that. Sir, I'm someone you can make out from my journey also who has tried to explore different things. मतलब जो मैंने करियर चूज किया that was different from the what I had studied in college. उसके बाद जो मैंने ऑप्शनल चूज किया that was different from what I wanted as a career IFS. तो ये मैं कहूँगी कि एक inquisitiveness भी थी. I mean my decision to choose sociology is a combination of a lot of factors. जिसमें एक factor था inquisitiveness to learn something new. सर दूसरा ये मैं कहूँगी कि कन्वर्जेंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इन ऑप्शनल चॉइस, कि वी टेंड टू सी कि कितने पेपर्स के साथ कन्वर्जिंग पॉइंट्स हैं उस ऑप्शनल के. एंड सोशियोलॉजी सर आई बिलीव इट इज़ एन ऑल इनकम्पासिंग सब्जेक्ट दैट हेल्प्स यू एवरीवेयर. आपके एसे में, और एसे में मैं अगेन आई वुड लाइक टू कोट, मैंने सोशियोलॉजी का रेफरेंस कैसे यूज़ किया कि एक बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं निवेदिता मेनन. मैम की एक बुक है सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट. अच्छा. तो उस में उन्होंने इंट्रोडक्शन में शी हैज ड्रॉन अ पैरेलल बिटवीन न्यूड मेकअप एंड जेंडर सोशलाइजेशन. ओके. तो वो एक मैंने रेफरेंस बुक का यूज किया अपना जो सेकंड एसे था वो लिखने में. ओह इंटरेस्टिंग. एंड ऑल्सो अनदर एक मार्गरेट मीड नाम की सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी जेंडर सोशलाइजेशन पे कुछ थॉट्स हैं उनके, वो भी मैंने यूज कर पाई अपने उस एसे में. This must have been that essay where it was talking about girls and boys. Yes, section B first topic. Yeah. तो कन्वर्जेंस इससे, उसके बाद GS1 सोसाइटी से देयर इज अ डायरेक्ट कन्वर्जेंस. देन आई वुड से एक जो हमारा सोशियोलॉजी का पेपर 2 होता है उसमें भी बहुत सी इकोनॉमिक थीम्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली थीम्स होती हैं जो GS3 से कन्वर्ज करती हैं. और इसके अलावा मुझे लगता है सर सोशियोलॉजी एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ स्टडी ऑफ, इट्स अ साइंस ऑफ सोसाइटी, इट इज फेमसली कॉल्ड. और एक IFS को स्पेशली हु हैज टू अडेप्ट टू मल्टीपल कल्चर्स and has to strike a link also between the Indian diaspora and the culture of the particular country where he is posted. तो उसे सोसाइटी की समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इस वजह से भी मुझे लगा कि सोशियोलॉजी और IR तो हम वैसे भी पढ़ते हैं, न्यूज़ में भी पढ़ते हैं, एंड IR ऑल्सो डजंट फॉर्म अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ PSIR ऑप्शनल. तो इसलिए मैंने ये कुछ जो मेरे फैक्टर्स थे ये देखते हुए सोशियोलॉजी लिया कि वो मुझे एक मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव देगा. Awesome. Dear students, I hope कि आप नोटिस कर रहे हैं कि वर्धा ने जो भी चॉइसेस की हैं, there is a clear thought behind that, and she is able to articulate it, and of course her result justifies all of those things. But before that also she has given deep thought to whatever decisions she has made in due course. So making the right sort of decisions, owning them up as she says, is very crucial in this journey. So Varda, briefly अगर हम 2-3 चीजें आप कहना चाहें स्टूडेंट्स से कि सोशियोलॉजी जिनका ऑप्शनल है, व्हाट डू दे नीड टू रिमेंबर इन माइंड द ब्रॉडर एस्पेक्ट्स एज सच. सो इफ यू कुड शेयर अ फ्यू थिंग्स अबाउट इट. सो फर्स्ट आई थिंक to strike a balance between not just a single source and not too many sources, just the right amount of sources. अगर आपको लगता है कि मतलब एक बहुत फेमस बुक है एसेंशियल सोशियोलॉजी, नितिन सांगवान सर की है. ही हैज़ बीन एन IAS ऑफिसर हु हैड ऑप्टेड फॉर द सेम सोशियोलॉजी ड्यूरिंग हिज टाइम. तो वो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स रेफर करते हैं, लेकिन अब सब वही रेफर करेंगे तो वाई वो एक एक्स फैक्टर कहाँ से आएगा? 5 लोग वही लिख रहे हैं अगर मेंस में, देन व्हाई डू यू डिजर्व टू गेट इन द फाइनल लिस्ट? तो आपको एक एक्स फैक्टर तो देना पड़ेगा, और उसके लिए चाहिए मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स जो कि और सोर्सेज रेफर करने से आएंगे.
तो आप एक चीज़ को और देर आर डिफाइंड सोर्सेज ऑल्सो, जैसे बुक्स हैं रिट्जर जो बुक है वो सोशोलॉजिकल थिंकर्स के पर्सपेक्टिव्स पे है, हरलम्बस हॉलबोन है वो कुछ टॉपिक्स पे, रिलीजन, फैमिली, इन सब टॉपिक्स पे अच्छे उसमें थॉट्स हैं। तो आप इन सोर्सेज से, मैं ये अपना बताऊंगी कि मैंने क्या किया, कि इन सोर्सेज से मैंने खुद के नोट्स बनाए एक टॉपिक पे। अगर मुझे कुछ अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं दूसरी बुक में, तो मैंने 3 बुक्स अपने लिए शॉर्टलिस्ट करी, एंड दीज आर बुक्स जो टॉपर्स बहुत सालों से बोलते भी आए, रिकमेंड करते आए, सो दीज आर वेरी वेल नोन बुक्स, और उससे मैंने खुद के नोट्स बनाए। और पेपर 2 में भी मैंने सिमिलर स्ट्रैटेजी अपनाई। इसके अलावा जैसे मैंने एथिक्स में कहा था, और जैसे मैं हमेशा कहूँगी कि PYQs आर द वे टू गो अबाउट एवरीथिंग। तो जब आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर लें, उसके बाद आप PYQs अटेम्प्ट करें, क्योंकि एक अच्छी चीज़ क्या होती है स्पेशली ऑप्शनल में, कि PYQ आपको दिखा देता है कि किन प्रिडिक्टेबल लाइंस पे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा GS में यूजुअली नहीं होता है, बिकॉज वी गेट अ लॉट ऑफ आउटलायर्स इन GS, बट ऑप्शनल में आउटलायर्स कम होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन जो मैं खुद नहीं आंसर कर पाई इस साल, ऐसे ही 2022 में एक सवाल आया था, एक सोशोलॉजिकल थिंकर है लीला दुबे पे, वो भी बहुत से बच्चे नहीं अटेम्प्ट कर पाए थे। तो ऐसे एक्सेप्शंस कुछ ही होंगे, ज्यादातर चीजें अलोंग सिमिलर लाइंस होंगी। तो इसलिए so, ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर बच्चे कंजेक्चर यूज करते हैं और देयर अबाउट कुछ वो करने की कोशिश करते हैं। सो यू डोंट सब्सक्राइब टू दैट सॉर्ट ऑफ। सर आई पर्सनली डोंट सब्सक्राइब, और ये चीज मैंने शुभम कुमार सर से सीखी है, ही वाज रैंक 1 कि, और मैंने और भी रैंक होल्डर से सुना है कि इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक बीइंग आस्क्ड, देन डोंट बीट अराउंड द बुश, क्योंकि वो एक इंप्रेशन देता है एग्जामिनर को कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग द पेपर, फिलिंग द शीट्स, इसने कुछ भी लिख दिया है। सो यू आर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ, अगर किसी सोशोलॉजिकल थिंकर का पर्सपेक्टिव पूछा है, जैसे मैं जो आंसर नहीं कर पाई इस बार, वो डेविड मॉर्गन की उस पे थॉट्स पे पूछा था, और मैंने उनका नाम भी नहीं सुना था कभी। तो अगर मैं कुछ गलत लिख दूं तो मैं उनकी स्टडी को भी डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ एक तरीके से, एंड आई कम अक्रॉस एज समवन हु इज नॉट सीरियस अबाउट द डिसिप्लिन। राइट। तो इफ़ यू डोंट नो देन इट्स ओके, एंड ऐसा नहीं कि बहुत से क्वेश्चंस होंगे, एक आधा सवाल होगा, बट बाकियों में यू हैव टू जस्टिफाई योर प्रिपरेशन, सो इट्स ओके। तो आई डू नॉट नेसेसरली प्रिस्क्राइब कि बीटिंग अराउंड द बुश एंड राइटिंग समथिंग फॉर द सेक ऑफ इट। Good. Yes. Coming to interview, your score, I mean, it was a foregone conclusion that you'll score very well in interview. And 198 is one of the highest scores in India, one can say that. What is the secret sauce in your view? Of course, your profile was very impressive, but apart from that, what is it that the panel is looking for in your view? Yes. Sir, I believe पूरे UPSC में भी in general, in this journey, there are certain constant and controllable things. अब बाकी सारी चीज़ें वेरिएबल होती हैं दैट लाई बियॉन्ड योर कंट्रोल, लेकिन वो जो कंट्रोलेबल थिंग्स हैं, इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू कीप अ गुड होल्ड ओवर इट। तो कंट्रोलेबल्स में आपके NCERTs आ गए, PYQs आ गए, सिलेबस आ गया। वैसे ही इंटरव्यू में मैं समझती हूँ कंट्रोलेबल होता है आपका डैफ। योर डैफ इज योर स्टोरी। इफ यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई योर ओन सेल्फ सिटिंग ऑन दैट चेयर, देन you are maybe a frivolous person who doesn't take himself or herself seriously. Then how can they entrust the entire country to you? तो इसलिए मैंने डैफ को, और क्योंकि मेरे पास बहुत कम दिन भी थे, आई वॉज इन द फर्स्ट फेज, मेरा 18 जनवरी को इंटरव्यू था, तो मैंने डैफ को प्रायोरिटाइज किया। डैफ के हर एक कीवर्ड पे मैंने नोट्स प्रिपेयर करे। In fact, my friends used to tease me also. We were a group of 5 friends who had given interview. कि इंटरव्यू के कौन नोट्स बनाता है? So, but I was like कि नहीं, मतलब जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी, वही बात कि मैं बाद में रिग्रेट नहीं करना चाहती कि मैंने क्यों नहीं किया, और जो मेरे कंट्रोल में है वो तो मैं कर ही सकती हूँ। तो मैंने अपने डैफ के सारे कीवर्ड्स के नोट्स बनाए, एंड देन आई स्विच्ड। जब ये ख़त्म हो गया और मैंने इसको अच्छे से मॉक्स में मैंने देख लिया कि मैं अपने डैफ बेस्ड क्वेश्चंस आंसर कर पा रही हूँ कि नहीं, उसके बाद आई स्विच टू करंट अफेयर्स ऑफ एटलीस्ट 1 to 1.5 months प्रायर टू द इंटरव्यू। क्योंकि तो सर मेरा यही समझना है कि वहाँ पे व्हेन दे चेक योर पर्सनैलिटी, कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो हर इंटरव्यू, इरिस्पेक्टिव ऑफ MBA का दे रहे हो या किसी भी तरीके का इंटरव्यू, चाहे सिविल सर्विसेज का, कुछ पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं जो निकल के आनी चाहिए। एक तो of course confidence, you have to wear it like an armor everywhere, and then being honest about the choices you've made. Fortunately मुझे ऐसे सवाल नहीं पूछे गए, लेकिन बहुत लोगों को पूछा जाता है कि आपको इतना टाइम लग गया ये क्लियर करने में, ये आपका अटेम्प्ट है, बीच में आपने ये किया, कोई और करियर चूज कर लिया। वहाँ पे भी मैं कहूँगी ओन अप योर चॉइसेस, सो डोंट बी अपॉलोजेटिक अबाउट योर प्रोफाइल। तो ये, और इसके अलावा सर मैं ये कहूँगी कि मल्टीपल न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स इस टाइम पे रेफर करना एडवाइजेबल है। जैसे मैंने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिए थे, इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। आई यूज्ड टू रीड बोथ।
एंड मिंट ऑल्सो ओकेजनली फॉर इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ के लिए, ताकि आई कम अक्रॉस एज अ बैलेंस्ड पर्सन। तो इसका ये रीज़न है सर कि जैसे हम मेंस का आंसर लिखते हैं, हमने 4-5 अच्छे पॉइंट लिखे, 1-2 जेनेरिक भी लिख दिए तो चल जाता है, बट यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी जेनेरिक इन एन इंटरव्यू। यू हैव टू कम अक्रॉस एज एन इन्फॉर्म्ड पर्सन हु नोज बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी और एक बैलेंस्ड ओपिनियन लेके चलता है। और अगर उसके बावजूद आपको कुछ नहीं आता, देन यू कैन ऑलवेज से सॉरी दैट यू आर नॉट अवेयर। इनफैक्ट आई ऑल्सो डिड द सेम, 1 to 2 क्वेश्चंस जिसमें मैंने सॉरी बोला। तो वहाँ पे ये नहीं, आपकी नॉलेज लार्जली टेस्ट हो चुकी है प्रीलिम्स और मेंस में। वहाँ पे एज द नेम इज कॉल्ड पर्सनैलिटी टेस्ट है। Correct, वो yes. आपका कि कैसे आप खुद की स्टोरी को अच्छे से प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं और आपके पास डिसेंट इनफ नॉलेज है ओपिनियन फॉर्म करने का अबाउट द इश्यूज गोइंग अराउंड, एंड इफ यू आर नॉट अवेयर देन यू आर बीइंग ऑनेस्ट बाय सेइंग नो सर, आई विल रीड अबाउट दैट। तो ये कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं सर जो मैं कहूँगी कि पीटी में आपके कंट्रोल में होती है। yes. रिफ्लेक्टिव वॉकिंग, ये आपने जो है वो हॉबी मेंशन की थी, सो कैसे आप उसको यूज करते हैं, हाउ डज इट हेल्प यू विद योर प्रिपरेशन आल्सो? सर ये इसका इंक्लूजन भी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहा है मेरे लिए, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल कुडंट अंडरस्टैंड ऑल्सो, और क्योंकि एक्टिविटी इट वाज वेरी पर्सनल टू मी, तो आई डोंट थिंक कि मैं उतने अच्छे से बता पाई लोगों को। बट मैंने ऑल्दो प्रिपेयर किया था और मेरे इंटरव्यू में हालांकि नहीं पूछा गया, लेकिन मैं जस्टिफाई करना चाहती थी क्योंकि मैं दिस इज समथिंग व्हाट आई डू ऑल्सो ऑन अ पर्सनल लेवल। तो मेरा ये मानना है कि एंड दिस इज समथिंग दैट आई कैन प्रिस्क्राइब फॉर पीपल ऑल्सो, कि व्हेन यू आर डन विद योर डेज टारगेट, कि आपने सोचा 8 से 10 घंटे पढ़ना है, देन टेक सम टाइम ऑफ टू डू समथिंग वेयर यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द एग्जाम, जहाँ पे आप एक यूपीएससी से के माइंडसेट से थॉट से बाहर आ चुके हैं। सो आई यूज्ड टू टेक अ स्ट्रोल इन द इवनिंग इन माई सोसाइटी, और जहाँ पे मैं लोगों को ऑब्जर्व करती थी कि बच्चे खेल रहे हैं, और मतलब एनीथिंग, मैं बहुत ऐसे ऑब्जर्वेंट रही हूँ कि क्या चल रहा है मेरे अराउंड। और कभी कभी मैं एग्जाम के बारे में भी सोचती थी, लेकिन इन जनरल आई यूज्ड टू थिंक अबाउट थिंग्स कि हाँ कैसे आगे का प्लान करना है, अच्छा चलो अगर ये नहीं हुआ तो कैसे करेंगे, और एनी इंसिडेंट दैट माइट हैव अकर्ड इन द फैमिली, और किसी फ्रेंड के साथ कुछ हुआ उसके बारे में सोचना। तो आई यूज्ड टू, इसलिए मैं उसे रिफ्लेक्टिव वॉकिंग कहती थी, कि मैं रिफ्लेक्ट करती थी ऑन द थिंग्स दैट वर हैपनिंग अराउंड मी इन माई लाइफ। तो ये आपको एक रिप्रीव देता है फ्रॉम द रिगर ऑफ द स्टडी, और ये आपका मी टाइम, तो मेरा ये मी टाइम हुआ करता था, and that is why I included it as a hobby. Very interesting. Some soft aspects about the preparation. बहुत दफ़ा aspirants consistency maintain नहीं कर पाते हैं. They'll study for 8 days, 10 hours, and then next week there's absolutely no study. Did you also, go through such phases, number one, and then how do you tackle it? Yes, sir. सो ऐसा बर्नआउट बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, और कभी कभी इस वजह से भी कि वी गेट टू हार्ड ऑन आवरसेल्व्स, कि नहीं बस यही है और इसके अलावा कुछ नहीं है लाइफ में, बस ये कर दिखाना है। तो क्या होता है कि हम 8 डेज एट अ स्ट्रेच पढ़ते हैं और फिर अगला पूरा हफ्ता हम नॉन प्रोडक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि वी आर ऑलरेडी बर्नड आउट। फिर वो हम इतनी सारे इन्फॉर्मेशन भी प्रोसेस नहीं कर पाएंगे एक पॉइंट के बाद। तो मैंने अपने लिए पर्सनली क्या सोचा था कि मैं हफ्ते में एक दिन आई वुड टेकन ऑफ, मैं सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ूंगी, बाकी मैं पूरे दिन कुछ भी नहीं करूंगी। और मैंने उसके लिए कोई डे ईयर मार्क नहीं कर रखा था कि संडे को ही करूंगी, क्योंकि जब हम ईयर मार्क करते हैं, अब किसी और दिन में भी पढ़ने का मन नहीं किया, अब लेकिन आपने सेट कर रखा है कि संडे, ऐसे तो आपके 2 दिन वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन आप बेमन से पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसलिए मैं सोचती थी कि हफ्ते में कोई एक दिन अगर नहीं है मन, सो आई वुड टेक अ डे ऑफ, और आई वुड वॉच समथिंग, आई वुड टॉक टू माई फ्रेंड्स, गो फॉर एन आउटिंग, और ट्रीट माई सेल्फ एनीथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी। और मैं पूरे दिन सिर्फ न्यूज़पेपर के अलावा कुछ नहीं पढ़ती थी। तो इसके ये तो हो गया कि जब हम एक रेगुलर रूटीन में होते हैं। ऑफ कोर्स ये हम मेंस से पहले तो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, बट टिल द टाइम, मतलब जब आपका पूरा 1 साल का साइकिल होता है और प्रीलिम्स के 2-3 महीने के अलावा उससे पहले तक यू कैन टेक अ डे ऑफ। सो इसके अलावा मैं ये भी कहूँगी कि जब कंसिस्टेंसी ब्रेक होने लगे, तो ऑल्सो ट्राई टू गिव प्राइजेस टू योर सेल्फ, कि हाँ मैंने ये टारगेट कंप्लीट कर लिया, ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ लिया, या मैंने इतने टेस्ट लिख लिए। सो आई वुड डू समथिंग जो मुझे पसंद है। जैसे मैं कभी कभी क्या करती थी कि ऑफकोर्स सोशल मीडिया प्रेजेंस यू हैव टू क्लैम्प डाउन ऑन दैट। तो मैं कुछ महीने के लिए तो डीएक्टिवेट, फिर मैं 1 हफ्ते के लिए अपना एक्टिवेट कर लेती थी अकाउंट, कि अब मैं जी भर के चलाऊंगी थोड़े दिन इंस्टा। वो चीट वीक होता था, यस यू गिव अ वेरी नाइस टर्म टू इट, कि मैं अच्छे से चलाऊंगी फेसबुक या इंस्टाग्राम, लेकिन उसके बाद आई वुड क्लोज इट अगेन फॉर मंथ्स और वीक्स में भी।
तो इस तरीके से, या एनीथिंग, या आपने बहुत एक टाइम से सोच रखा है ये सीरीज देखनी है बट आपको टाइम नहीं मिल रहा है, सो वंस यू डन विद योर मंथ्स टारगेट में भी आपने सोचा कि अब मैं ये देख लूंगी मूवी या सीरीज। तो ऐसे जब हम छोटे इंसेंटिव्स अपने लिए रखते हैं ना, सो वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, कि अगर मेरा ये टारगेट हो गया तब हम ये इंजॉय कर पाएंगे। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट कैन मतलब दे हेल्प टू ब्रेक द मोनोटनी। Great. And one challenge that a lot of aspirants these days face is explosion of content. People of my vintage who were preparing in 2010, 11 thereabout, so content was premium. It was difficult to get good content. Now it is exactly the opposite of it. So given the plethora of choices, how do you decide and stay put with selective content? तो उसके लिए कुछ आप suggest करना चाहेंगे? Yes, sir. सो इनफैक्ट इसी वजह से मैं कहती हूँ कि अभी की जो प्रिपरेशन है वी आर डूइंग इट, इसको इस जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन का, इसको इन्फोडेमिक भी कहना चाहिए, एक तरीके का एपिडेमिक है ये इन्फॉर्मेशन का। तो सर इसमें ऑफ कोर्स ये तो मतलब गोल्डन रूल है विच ऑल द रैंक होल्डर्स प्रिस्क्राइब, और ये जब मैं दूसरों के रैंकर्स की भी स्पीच सुनती थी, टॉक, तो कि कीप योर रिसोर्सेज मिनिमम एंड रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स। तो इसके अलावा एक और एक मुझे बहुत अच्छी लर्निंग याद आती है, मैंने अपने बहुत से जो स्ट्रैटेजी के पॉइंट्स हैं, दीज आर द लर्निंग्स आई हैव पिक्ड फ्रॉम डिफरेंट टॉपर्स एक्चुअली। तो एक अनु कुमारी मैम, शी वाज रैंक 2 इन अ पर्टिकुलर ईयर, शी वाज इन द टॉप 5 एंड शी हैड सोशियोलॉजी ऑप्शनल ओनली। तो उन्होंने भी कहा कि इतनी सारी बुक्स पढ़ तो लेंगे किसी भी सब्जेक्ट के, याद कैसे रखेंगे, बिकॉज दिमाग की भी एक कैपेसिटी है कुछ होल्ड करने की, और सिर्फ एक सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं है, बाकी भी तो चीज़ें पढ़नी है। तो वही है, अगर आप अब पढ़ लोगे इतनी सारी चीज़ें, यू विल फाइंड कि इन अ मंथ्स टाइम यू वोंट रिमेंबर एनी ऑफ द थिंग दैट यू रेड। तो वही है कि आप अपने सोर्सेज लिमिटेड रखें। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती है कि पता सबको है कि रिसोर्सेज लिमिटेड रखने, बट वी गेट इनटू अ फोमो, जो आज की जनरेशन, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि सपोज हमने एक इंस्टीट्यूट का मंथली कंपाइलेशन कर दिया बट हमारा फ्रेंड किसी और के रेफर कर रहा है, तो अब हमें डर होता है कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया, इसको तो आता होगा उससे, है ना, डायरेक्टली आ गया और मुझे नहीं आता होगा। सो ट्रस्ट योर सोर्सेज फर्स्ट, चॉक आउट लिमिटेड सोर्सेज एंड देन हैव फुल फेथ इन योर चॉइस कि हाँ, अगर नहीं आता होगा इससे बाहर तो नहीं आता होगा। ऑफ कोर्स प्रीलिम्स में यू आर नॉट सपोज टू नो आंसर्स टू 100 ऑफ द MCQs, और या मेंस में कोई भी ऐसा टॉपर नहीं जिसे सारे 20 क्वेश्चंस के आंसर आते होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस वेयर वी हैव टू थिंक ऑन द स्पॉट। तो यही मैं कहूँगी कि ये सोचना कि मतलब मैं तो 100% फुल प्रूफ तैयारी करके चलूँगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एनलिस्ट फ्यू सोर्सेज, रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स एंड देन हैव फेथ इन योर रिसोर्सेज, कि अगर इससे बाहर आ गया तो ठीक है, फिर नहीं हुआ तो किस्मत है, लेकिन अगर मेरे रेफर्ड सोर्सेज से आ गया, उसको मुझे आई हैव टू डू जस्टिस टू दैट। Right. You should not miss out on those Yes, sir. areas. It might not be as applicable to you, but then these days I see a lot of students undergo a lot of stress. As the attempts keep on mounting, as I say, waistlines bulge, hairlines recede, and then that pressure of getting married and many other things come along the way. So how should students tackle mental health related issues and challenges? Of course, you might not have faced those challenges given that you made it in your very second attempt itself, but nevertheless, having been part of this journey, is there anything that you would like to recommend about it? So before prescribing anything, I don't know how it will come across like to the aspirants, but मुझे लगता है कि जो 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट जिनको लगते हैं, those people are really resilient, especially people who've written multiple mains or given 2-3 interviews, and they might be knowing more about the exam compared to those who have been able to make it in the first or second attempt. तो perseverance का factor उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। Having said that, मैंने जो खुद के लिए एनालिसिस करी थी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एक मेंटल प्रेशर भी कम था और इमोशनल बैगेज भी कम था। Vardha, another issue that we keep on hearing a lot about these days is stress, mental health related challenges. Every second year we come across even extreme steps like suicides by aspirants. Given that you made it in your second attempt itself, maybe this might not have been a challenge for you at all. But nevertheless, having seen this journey, what will you suggest to your fellow aspirants? सर इसका मैं ये कहूँगी कि व्हाट आई फॉलोड, जिसकी वजह से मुझे उतना स्ट्रेस नहीं हुआ या मैं एक इमोशनल बैगेज लेके नहीं चल रही थी, एंड विच परहैप्स अदर पीपल कैन ऑल्सो फॉलो, इज हैविंग अ प्लान बी।
अब ये बहुत ही एक डिबेटेबल इशू हो जाता है इन द यूपीएससी सर्कल एस्पिरेंट्स कम्युनिटी की होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतलब वो आपको फुल फ्लेश प्रिपरेशन करने का मौका नहीं देता है. बट अगेन इट इज़ नॉट वाइज टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. तो जब मैंने सोचा था कि मुझे प्रिपेयर करना है, बिफोर एनरोलिंग फॉर अ फाउंडेशन कोर्स आई हैड ऑलरेडी डिसाइडेड कि मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स फॉर मी. मेरे घर से या किसी भी सर्कल से कोई ऐसा प्रेशर नहीं था कि तुम इससे ज़्यादा दो या इससे कम दो. ये गोल मैंने खुद के लिए सेट किया था कि मेरे पास 3 अटेम्प्ट्स 3 साल का मौका है, और अगर उसके बाद नहीं होगा आई वुड टेक अ ग्रेसफुल एग्जिट, और मैं समझ जाऊंगी दैट मे बी आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस और इट वॉजंट रिटन इन माई डेस्टिनी. सो बहुत बार क्या होता है ना कि पीपल टेक इट एज अ मैटर ऑफ द ईगो, स्पेशली पीपल कमिंग फ्रॉम टियर 1 इंस्टीट्यूट्स जिन्होंने कभी पहले फेलियर नहीं देखा होता है, और उन्हें लगता है कि हमसे कैसे नहीं होगा. तो वो एक क्योंकि प्रोसेस अनसर्टन है, सब्जेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है, आपको अपने बारे में पता है बट आपको अपने पीयर्स की स्ट्रेंथ तो नहीं पता है. इट्स अ रिलेटिव कॉम्पिटिशन एट द एंड ऑफ द डे. सो ये एक्सेप्ट करना कि मे बी आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस, आई थिंक वो बहुत स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं जो पॉज लेते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बाद कि अब बस हो गया, आई नीड टू डू समथिंग एल्स विद माय लाइफ. तो इस वजह से मैंने ये सोचा था कि ऑफ कोर्स पहला अटेम्प्ट मैं फुल फ्रेश प्रिपरेशन के साथ दूंगी, बट और अगर नहीं होता है तो दूसरे अटेम्प्ट से पहले ही आई वुड थिंक जो मैंने बैकअप रखा था कि MBA का, कि मैं कैट दूंगी और भी जो एग्जाम्स होते हैं, और मैं मास्टर्स कर लूंगी एंड देन आई टेक अप अ जॉब अगर नहीं होता है तो. And I followed the similar blueprint that I had prepared for myself. Acha, you took these exams? Yes. So I took the exam. I converted a college for marketing also. Okay. तो ऐसा था कि उसका जो from amongst the IIMs? No, not from the IIM. So it is in MICA. It is Gujarat. Right. So it is regarded as the Mecca of marketing amongst the colleges. Okay. So मैंने उसका एग्जाम दिया and I had converted through CAT also. I had converted a few tier 2 B schools, but I was satisfied with them. कि तो ऐसा था सर कि जो डेडलाइन थी एडमिशन की, दैट वाज आल्सो टुवर्ड्स द अप्रैल एंड. तो मेरे दिमाग में था कि ठीक है, रिजल्ट जैसा आएगा उसके बेसिस पे. So that exploring went on here also, right? Yes, so sir. you studied accounts, then you went into auditing, Yes, sir. then foreign service as a choice, Yes. sociology as an optional, and then marketing is what you wanted to pursue. सर आई थिंक मार्केटिंग इस वजह से भी उसके थोड़े कन्वर्जेंसेस थे. एक तो मेरे अंडरग्रेड की नॉलेज कॉमर्स का ऑफ कोर्स था, और उसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीज़न था, ये कॉमनैलिटी मैंने खुद के लिए निकाली थी कि जो मैं सिविल सर्विसेज के थ्रू भी आई वांट टू मेक एन इम्पैक्ट इन पीपल्स लाइफ. तो अगर मैं एक कॉर्पोरेट डोमेन में जाती हूँ, वो कौन सी फील्ड है दैट एड्स वैल्यू टू पीपल्स लाइफ व्हेन यू सेल देम अ गुड प्रोडक्ट, जब आप एक यूटिलिटी उन्हें सेल करते हैं, एंड दैट इज वेयर मार्केटिंग कम्स इनटू प्ले. एंड इट इज ऑल्सो समथिंग डोमेन जो आपको क्रिएटिव होने की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है. Otherwise, finance and operations, you're again dealing with figures and all, जो I had dealt with and I had found कि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है. तो ये कन्वर्जेंस की वजह से मैंने ये एक बैकअप ऑप्शन सोच रखा था. तो यही मैं कहूँगी सर कि स्पेशली फॉर पीपल, जैसे मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था, लॉट ऑफ पीपल आई मे स्टिल बी एबल टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज विद जस्ट माई UG डिग्री थ्रू प्रॉपर नेटवर्किंग और इफ आई हसल इनफ. लेकिन पीपल कमिंग फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू फाइंड अपॉर्चुनिटी, स्पेशली विद इंक्रीजिंग एज. Because you have to look at it from an employer's point of view. Why would they hire a person with so much gap against a fresher? So, especially for those who do not have such a marketable UG degree, it is always good to have a backup option. और जब आपके पास बैकअप होता है तो इमोशनल बैगेज भी कम होता है अटेम्प्ट करने टाइम, कि ज़्यादा ज़्यादा ये नहीं होगा, आई ऑलरेडी हैव अनदर थिंग इन स्टोर. तो सर ये मैं एक प्रिस्क्राइब करूंगी कि बीइंग क्लियर अबाउट द फॉल बैक ऑप्शन हेल्प्स टू रिड्यूस द प्रेशर दैट बिकम्स टू मच इन दिस जर्नी. Right. One category of students that Varda mentioned was, those who cannot take it becomes an ego issue, then they keep Yes, on sir. attempting. That is one category, and then there's another one also. Maybe this might not be taken that well, but there are some students who are not intellectually honest. They are not putting in the requisite effort. And then they are going on blaming UPSC, they're going on blaming everybody in the world except themselves. So that should also not be the case. Be honest with your own self, judge your preparation in a foolproof manner, and if you feel you're doing justice, then you have all the right to continue as long as you can. But then if you're not doing it and repeating the same mistakes over and over again, then it's really foolish. It's better that you switch to your plan B. Well, Varda, it was very, very wonderful talking to you, exploring different things that you have pursued. Jate, any final thought that you would like to share with the fellow aspirants, parents, and all others who will watch this video? Yes, sir.
So the last message that I'm going to give will be picked up from your thought only, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला intellectual justice के बारे में. That be honest to yourself in this preparation, and more than being honest to yourself, be honest to your parents. Society में और कोई stakeholder नहीं है आपकी life में, आपकी journey में, and especially parents who have supported you in this journey. So if you're not being honest to them about your level of preparedness, and trust me, जब आप उनसे कहोगे कि अभी तक मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, इनिशियली वो गुस्सा होंगे, लेकिन बाद में दे ऑल्सो नो द काइंड ऑफ स्ट्रेस यू आर अंडरगोइंग, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे. सो बीइंग ऑनेस्ट अबाउट द लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस, सर ये एक मैसेज होगा. और दूसरा होगा दैट बीइंग वेरी ऑर्गेनाइज्ड इन योर प्रिपरेशन, बीइंग वेरी मेथोडिकल अबाउट थिंग्स, प्रिपेयरिंग अ शेड्यूल. ऐसा नहीं कि आपका हर महीने शेड्यूल चेंज हो रहा है, दैट यू आर समवन हु कैन नॉट स्टैंड बाय योर ओन वर्ड्स, या आपने पहले एक स्ट्रैटेजी बनाई फिर आपने खुद ही चेंज कर दिया. तो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी में, एंड यू हैव टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड. तो मतलब आई डोंट वांट टू बोस्ट अबाउट माई सेल्फ, लेकिन मैं जो है, मुझे चीज़ें हैबिट है लिखने की. जैसे अभी भी अगर कोई मेरा इवेंट होगा, सो आई हैव अ शेड्यूल इन माई फोन कि इस दिन ये इवेंट है, दिस इज़ माई कमिटमेंट ऑन दिस डे, सो दैट आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट. सो बीइंग ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड बीइंग वेरी ऑर्गेनाइज्ड अबाउट योर प्रिपरेशन. प्रिपेयर मे बी इन एक्सेल शीट की, जैसे आप एनालिसिस करते हैं PYQ करके कि कहाँ पे मैं गलत हो रहा हूँ या क्या आपके मार्क्स रहे हैं, एक अपना आप एनालिसिस, डेटा एनालिसिस करिए. So these are some of the messages. Besides this, to parents, I would say that please be supportive towards the decision that your child has taken. Imagine कि उसके ऊपर खुद कितना प्रेशर है, बिकॉज उसे अपने पेरेंट्स को प्रूव करना है, सोसाइटी को प्रूव करना है, और उसे खुद को भी प्रूव करना है. लॉट ऑफ टाइम्स पीपल कमिंग फ्रॉम मे बी एवरेज कॉलेज और Tier 1, दोनों के ही खुद से भी हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मुझसे एक ऐसे अच्छा नहीं लिखा जा रहा है या एक आंसर अच्छा नहीं लिखा जा रहा है. तो यही कहूँगी मैं कि ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे लोग हैं टू अकाउंटेबल, जिनके टुवर्ड्स वो अकाउंटेबल हैं. सो द लीस्ट यू कैन डू इज जस्ट से कि वी आर हेयर बिहाइंड यू, बिसाइड यू, कि इफ मतलब अगर ये नहीं होगा तो कुछ और हो जाएगा, बट तुम हमें यहीं पे खड़ा पाओगे. Awesome. Very well put. Varda, all the best for all the future endeavors that you will undertake. We hope and wish and pray that you will forever blossom and bloom, and you will glow like you are doing right now. And also, a few decades down the line, we'll see you at very nodal positions in the MEA. Thank you, sir. Dear students, thank you for joining us in this interview. The link of Varda's Telegram channel will be shared in the description box, so that you can get access to a lot of content that she is sharing over there. All the best to all of you, and hope to see you on this chair next year. Thank you very much. Thank you.